Hello everyone, welcome to CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 8 Civics chapter 4 Understanding Laws. Today in this video we will discuss the need of laws, the history of laws in India and then making of laws in India, the process through which the Indian laws are being इम्प्लीमेंटेड। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे कि कानून होते क्या हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं, उनकी आवश्यकता को कैसे क्या होती है और कैसे वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. So let's begin today's chapter. First we have to understand why we need laws. What is the need of law? Members of in India's history, the members of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा की जो मेंबर्स थे वो इस बात पर पूरी तरह सहमत थे कि जितने भी शक्तियां हैं वो शक्तियां अगर किसी को दी जाती है तो वो शक्तियां मनमाने ढंग से उपयोग में नहीं आनी चाहिए, यानी शक्तियों का कोई मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। पावर्स जो दिए जाएंगे वो मिसयूज़ नहीं होने चाहिए। दे देयरफॉर instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law। और इस वजह से उन्होंने संविधान में ऐसे बहुत सारे उपाय किए हैं जिसके द्वारा भारत में कानूनों के शासन की स्थापना की जा सके, यानी भारत में कानूनों को शासन से भी ऊपर रखने, सरकार से भी ऊपर रखने की कोशिश हमारे संविधान निर्माताओं ने की है कि ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएं ताकि सभी लोगों के लिए वो समान रूप से लागू हों। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। और संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है कानूनों का शासन की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में जितने भी लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, वो सभी कानून के सामने समान रूप से ट्रीट किए जाएंगे, सभी को समानता प्रदान की जाएगी। कानून के सामने न कोई बड़ा होगा, न छोटा होगा, न अमीर होगा, न गरीब होगा, वो सब समान रहेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान में, जहाँ कानूनों को सर्वोपरि रखा गया। दे आर द सुपर मोस्ट इन आवर constitution. The law cannot discriminate. Law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste or gender. भारत में जो लॉज हैं संविधान में वो इस तरह से बनाए गए हैं कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेद नहीं कर सकते। What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. कानून के शासन का मीनिंग क्या होता है, कानून का शासन होता क्या है? तो कानून के शासन को मीनिंग जो है वहाँ क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जितने भी कानून होते हैं वो सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान रूप से एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति को कानून से ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो कानूनों को शासन का मीनिंग होता है कि जहाँ सभी के लिए कानून इक्वली एप्लीकेबल होते हैं और कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, न कोई सरकारी कर्मचारी, नोर ए वेल्दी पर्सन, न कोई अमीर व्यक्ति, नोर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ। और न ही भारत के राष्ट्रपति भी कानून से ऊपर है, यानी भारत के राष्ट्रपति को भी उन्हीं सभी कानूनों का पालन करना है जो किसी एक सामान्य नागरिक को करने होते हैं। तो इसी चीज़ को कहा जाता है कानूनों का शासन, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, एनी क्राइम और वायोलेशन ऑफ लॉ हैज अ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी एस्टेब्लिश। देश में जहाँ कहीं कानून को तोड़ा जाता है, वायलेशन होता है, कोई अपराध होता है, तो लॉ जो है, कानून जो है, वो ऐसे काम करने वालों के लिए एक विशेष प्रकार का दंड की व्यवस्था करता है। साथ ही साथ वो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस भी बताता है जिसके द्वारा उस गलत आदमी को, गलती को जो है बताया जा सके। ठीक है, तो गलती बताना और साथ ही साथ उस गलत कृत्य के लिए सजा देना, ये दोनों ही
कानून के द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। अब with the adoption of the constitution, this document served as the foundation on which our representative begin making laws for the country। तो हमारे देश में जैसे ही हमने संविधान को स्वीकार कर लिया, तो संविधान की स्वीकृति के साथ ही हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो संसद के सदस्य हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको लॉ बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो भारत में संसद ही है जो कानून बनाने का कार्य करती है, और संसद में जो मेंबर्स होते हैं संसद के, वो होते हैं जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा हम अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। वही प्रतिनिधि संसद के मेंबर बनते हैं और संसद ही फिर हमारे देश के कानूनों को बनाती है। ये सारी व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि देश में कानून बनाएगा कौन, तो कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारे देश के संविधान ने संसद को दी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, संसद कानून बनाती है। फिर कैसे कैसे और कौन कौन से कानून बनाती है, तो अभी आपने 6th क्लास में इसको डिस्कस किया था। 6th क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून को डिस्कस किया था, जो कि अभी 2005 में बना, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और उस कानून का नाम है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या सुधार अधिनियम 2005 इसे कहा जाता है। इस कानून के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। ये जो नया कानून है 2005 से पहले हमारे देश में नहीं था, और इस कानून के द्वारा अब पुत्रों, पुत्रियों और माताओं को जो है पेरेंटल प्रॉपर्टी में जो है इक्वल शेयर प्रदान किया गया है। यानी अब पिता की संपत्ति में जो है पुत्रियां भी भागीदार होगी। तो ये इक्वलिटी वाला लॉ 2005 में बना है। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी एस्टेब्लिश। और किसी भी कानून के द्वारा जो है उसको तोड़ा जाता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट की व्यवस्था भी रहती है, वो भी इसी में आती है। अब भारत देश में कानूनों के इतिहास की बात करें तो ब्रिटिशर्स जो है वो इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि दे इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश क्या कहते हैं कि भारत में कानूनों के शासन का प्रारंभ जो है उनके द्वारा किया गया था। लेकिन हमारे बहुत सारे इतिहासकार जो है वो ये मानते हैं कि भारत में कानूनों का शासन अंग्रेजों ने नहीं किया था, उससे पहले भी हमारे देश में कानूनों का शासन चलता था, और जो है भारत में कानून बहुत पहले से एप्लीकेबल रहे हैं। तो हमारे इतिहासकार क्यों नहीं मानते कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया? क्यों नो कहते हैं? तो इस नो का सबसे पहला कारण है कि दैट कॉलोनियल लॉज वाज आर्बिट्ररी। एग्जाम्पल, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। जितने ब्रिटिश लॉ थे वो मनमाने थे, वो लोगों की इच्छा द्वारा बनाए गए नहीं थे। दे आर आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मीन्स दे आर मनमाने ढंग से, ठीक है, बिना लोगों की इच्छा के बनाए गए थे। और इसमें जो सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी भी करेंगे, ये ऐसे कानून थे जो ब्रिटिश पीरियड में बनाए गए थे और मनमाने थे, भेदभावपूर्ण थे, हमारे इंडियन पब्लिक के साथ भेदभाव करने वाले थे। तो ब्रिटिश लॉज जो थे वो भले ही लॉ थे लेकिन वो मनमाने थे, तो इस वजह से उन्हें जो है रूल ऑफ लॉ नहीं कहा जा सकता। तो पहला जो है ये कारण बताते हैं इतिहासकार कि द ब्रिटिश लॉज आर arbitrary. Second, the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere of British India. भारत में जो भी कानून, अच्छे कानून बनाए गए, उन कानूनों के बनाने में भी भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर किया। हमारे देश के जो देशभक्त लोग थे, पैट्रियट्स थे, उन्होंने मूवमेंट चलाकर, प्रोटेस्ट करके, बहुत सारे जो अहिंसक आंदोलन है, गांधी जी सहित देश के सभी तरह के लोगों ने जो मूवमेंट चलाए, उससे मजबूर होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियंस के लिए लॉ बनाने पड़े थे। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी इच्छा से लॉज हमारे देश में नहीं बनाए या कानूनों का शासन इम्प्लीमेंट नहीं किया, लॉ भारत के लोगों द्वारा ब्रिटिश सरकार को मजबूर करके
बनवाए गए थे। तो भारत में कानूनों के शासन की प्रक्रिया जो है हमारे राष्ट्रवादियों ने जो है एक तरह से प्रारंभ करवाई थी। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द आर्बिट्ररी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। हमारे इन देशभक्तों ने ब्रिटिशर्स द्वारा कानूनों का मनमाने ढंग से जो उपयोग होता था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट की, उन्हें क्रिटिसाइज किया। और दे ऑल्सो बिगिन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी, और हमारे नेताओं ने और ज़्यादा समानता के लिए उनके साथ बहुत संघर्ष किया। और इस संघर्ष का एक एग्जाम्पल है कि ब्रिटिश कानून बनाते थे रॉलेट एक्ट की तरह, जो कि बहुत ही मनमाने थे, बहुत ही अत्याचारपूर्ण थे। और इन कानूनों का अगर हम इन कानूनों को नहीं मानते थे तो किस तरह से, देखिए, जलियांवाला बाग में निर्दोष प्रजा को जनरल डायर द्वारा जो है मार दिया गया था 13 अप्रैल 1919 को। तो इस तरह से वो कानून मनवाते थे। पब्लिक अगर नहीं मानती थी किसी कानून को तो वो इस तरह से अत्याचार करके उन कानूनों को मनवाते थे। तो ये ब्रिटिशर्स का बताते हैं कि वो दे आर क्रूअल, द ब्रिटिश लॉज वर आर्बिटरी इन नेचर। ठीक है, वो लोगों की इच्छा के आधार पर बनाए गए कानून नहीं थे। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कैसे नए लॉज बनते हैं, बनाए जाते हैं। तो द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। भारत में नए लॉज को बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको भी ध्यान में रखनी है कि जनता के डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो किसी नए लॉ की ज़रूरत को संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी समाज में किसी नए लॉ की ज़रूरत पहले महसूस की जाती है और बाद में संसद उस पर लॉ बनाने का काम स्टार्ट करती है। तो पहले नीड जो है, आवश्यकता, वो सोसाइटी, समाज में महसूस की जाती है। इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब ऐसा ही एक कानून इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है जिसके बारे में पूरी डिटेल जो है, एक पिक्चर स्टोरी आपको दी गई है। और वो कानून जो डिस्कस किया गया दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006। ये कानून है क्या? It refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. ये वो कानून है जिसमें भारत में घरों में रहने वाले किसी भी महिला के प्रति किसी भी तरह की हिंसा जो कि जनरली पुरुषों द्वारा की जाती है, स्पेशली हस्बैंड्स द्वारा की जाती है, उसके अगेंस्ट महिलाओं को एक तरह का प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए बनाया गया। यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं को एक तरह से मुक्ति दिलाने हेतु इस कानून को बनाने की व्यवस्था की गई है। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस होती क्या है? तो डोमेस्टिक वायलेंस में या घरेलू हिंसा में इंजरी में भी कोज बाय फिजिकली बीटिंग अप, उन्हें शारीरिक रूप से मारा पीटा जाता है। वुमेन और बाय इमोशनली एब्यूजिंग, उन्हें उनके साथ गाली गलौज की जाती है। एब्यूज़ ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, उन्हें मौखिक, ठीक है, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज़ भी उनके साथ किया जाता है, आर्थिक रूप से उनको परेशान किया जाता है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमेन हु लिव और हैव लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड विद द मेल मेंबर्स हु इज परपिट्रेटिंग द वायलेंस। अब इस डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा में सिर्फ पत्नियों को ही नहीं रखा गया है, एक कॉमन हाउस होल्ड में रहने वाली सभी तरह की महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है जो पुरुषों के द्वारा उपरोक्त ऊपर दी गई किसी भी तरह की शारीरिक, मौखिक या जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी एक्टिविटीज़ के द्वारा उनके साथ जो है बिहेव किया जाता है, बुरा बर्ताव किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, उन सभी गतिविधियों को डोमेस्टिक वायलेंस माना जाता है। यानी महिलाओं को डराना, धमकाना, गाली गलौज करना, उनके साथ बुरा व्यवहार करना, ये सारा घरेलू हिंसा है। और उसको रोकने के लिए 2005 में ये कानून बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। ठीक है, अब इस कानून के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई कि कैसे देश में कानून बनते हैं। तो इस कानून के रिलेटेड वहाँ दिया गया है कि पहले कुछ महिला जो सामाजिक समूह थे, वकीलों के समूह थे, उन्होंने इस तरह के कानून की आवश्यकता महसूस की कि महिलाओं को अपने घरों पर इस तरह के बुरे व्यवहार के प्रति प्रोटेक्शन प्रदान करने वाला कोई भी कानून हमारे देश में नहीं है। तो उन्होंने मांग की कि इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए। फिर उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए, इस पर बहुत सारी बहसें हुई। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में इसके ऊपर जो है बिल लाया गया और उसके बाद इस पर
कानून बनाया गया। तो इसमें पब्लिक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, साथ ही साथ संसद की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में किस तरह से नए कानून बनते हैं। ठीक है, तो हमारे देश की जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसकी मेजर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है द नीड for a new law or an amendment to an existing piece of legislation is identified। सबसे पहले यह आवश्यकता महसूस की जाती है कि कोई नया कानून बनाया जाना चाहिए या किसी पुराने कानून में कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत है। दिस में बी डन आइदर बाय द गवर्नमेंट और बाय सिटीजन्स ग्रुप्स हु कैन रेज पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग द नीड फॉर द लॉ। अब ये कैसे ज़रूरत महसूस की जा सकती है, तो ये सरकार भी कर सकती है या फिर जनता का या नागरिकों का कोई समूह भी इस तरह की ज़रूरत को बता सकता है और लोगों में उसके प्रति अवेयरनेस, जागरूकता लाकर उस कानून की ज़रूरत को एक तरह से बता सकता है। तो पहले जो है नीड फॉर अ न्यू लॉ महसूस की जाती है। फिर स्टेप 2 आता है द कंसर्न मिनिस्ट्री ड्राफ्ट्स अ टेक्स्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। फिर उस कानून से संबंधित जो भी मंत्रालय होता है वो उसका एक मटेरियल तैयार करता है, टेक्सचुअल मटेरियल जो है वो तैयार करता है, जिसे विच इज़ कॉल्ड अ बिल, जिसे एक विधेयक कहा जाता है। द बिल इज़ सर्कुलेटेड टू अदर रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज। ये जो कच्चा बिल या कच्चा कानून होता है उसे अन्य और मंत्रालयों को भी सर्कुलेट किया जाता है उनके इनपुट्स के लिए, कि वो उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, उस तरह से दूसरी मिनिस्ट्रीज को भी भेजा जाता है। कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक ऑन द प्रोपोज ड्राफ्ट में ऑल्सो भी इन्वाइटेड। लोगों के कमेंट भी इस पर इन्वाइटेड किए जा सकते हैं। फॉलोइंग दिस द ड्राफ्ट इज रिवाइज टू इनकॉर्पोरेट सच इनपुट्स एंड इज देन वेटेड बाय द लॉ मिनिस्ट्री। फिर उसके बाद जितने भी इनपुट्स प्राप्त होते हैं उन सारे इनपुट्स को जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री रहती है वो उनको इनकॉर्पोरेट करती है और उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री जो है इसके लॉ बनाने का जो है प्रोसेस प्रारंभ करती है। इट इज़ देन प्रेजेंटेड टू द कैबिनेट फॉर अप्रूवल। फिर लॉ मिनिस्ट्री जो बिल का ड्राफ्ट तैयार करती है फाइनल बिल का, उस बिल को फिर पहले कैबिनेट से अप्रूवल के लिए रखा जाता है, कैबिनेट में अप्रूवल के लिए रखा जाता है। कैबिनेट मीन्स जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनके पास रखा जाता है। फिर वो उस बिल को अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद फिर वो बिल जो है स्टेप 3 में पहुंचता है। स्टेप 3 है आफ्टर द कैबिनेट अप्रूव्स द बिल इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। जब कैबिनेट उसको अप्रूव कर देती है तब उस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अंडर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव और लॉ मेकिंग बॉडी। भारतीय संसदीय व्यवस्था में या राजनीतिक व्यवस्था में जो है पार्लियामेंट संसदीय है, वो जो केंद्रीय कानून बनाने की संस्था है, लॉ मेकिंग की संस्था है। एवरी बिल गोज थ्रू 3 रीडिंग्स। कोई भी विधेयक जो होता है संसद में 3 बार जो है पढ़ा जाता है, बोथ हाउसेज बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट। 3 बार पढ़ने के बाद ही कोई भी विधेयक जो है कानून बन सकता है। फिर मतलब हर सदन में, लोकसभा में 3 बार पढ़ा जाएगा, फिर राज्यसभा में 3 बार पढ़ा जाएगा। इस तरह से अलग अलग सदनों में इसको पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद फिर क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन होते हैं जो स्टेप 4 में आता है। आफ्टर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास अ बिल इट इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। फिर ये जो स्टेप 3 है, इसमें बिल की रीडिंग के बाद उस पर डिस्कशंस होता है, डिबेट होता है और डिबेट होने के बाद क्या होता है, उसमें वोटिंग की जाती है और वोटिंग में अगर 50% से ज़्यादा मेंबर्स उस बिल के फेवर में हो जाते हैं तो वो बिल पास माना जाता है और इसके बाद वो दूसरे सदन में जाता है। लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पर भी 3 बार उसकी रीडिंग होती है, फिर डिबेट डिस्कशंस होता है, फिर लास्ट में वोटिंग होती है और फिर राज्यसभा भी उस बिल को अगर 50% मेजोरिटी के साथ पास कर देती है तो वो बिल राज्यसभा से भी पास माना जाता है। कुछ बिल्स के लिए 50% है मेजोरिटी, अन्य के लिए कुछ विशेष के लिए अलग रहती है, लेकिन जनरली इसी जो है मेजोरिटी से पार्लियामेंट के दोनों सदन जो है बिल को पास करते हैं। आफ्टर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास अ बिल इट इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। पार्लियामेंट से पास होने के बाद यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद पार्लियामेंट का तीसरा पार्ट प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास ये बिल जो है उनकी सहमति के लिए, असेंट के लिए जो है उनके पास जाता है। ही और शी जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो जो भी हैं, हैज़ द राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन अबाउट द बिल। प्रेसिडेंट को उस बिल के संबंध में
सभी तरह के अपने जो भी प्रश्न हैं, डाउट्स है, उनको क्लियर करने का राइट होता है। दे मे रिटर्न इट टू पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन। वो अपने जो भी एडवाइज़र्स की ग्रुप रहते हैं उनसे वो पूरी तरह से राय लेते हैं, वकीलों से, वरिष्ठ वकीलों से, सुप्रीम कोर्ट के जजों से, और सबसे राय लेने के बाद अगर उन्हें लगता है कि उस बिल में कुछ कमी है तो वो उसको फिर रिकन्सिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट में भी भेज सकते हैं। लेकिन इस तरह से रिकन्सिडरेशन की प्रक्रिया में प्रेसिडेंट जो है एक बार ही उनको पार्लियामेंट को उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही हाउस उस बिल को सेम एज इट इज़ पास कर देते हैं तो दूसरी बार जब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने ही होते हैं, अपना असेंट जो है उन्हें देना ही पड़ता है। ठीक है, ये होने के बाद लास्ट स्टेप आती है कि आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट द बिल इज नोटिफाइड एज एन एक्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ ही वो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है, वो नोटिफाइड हो जाता है, गैजेट में उसको प्रकाशित हो जाता है, वो कानून बन जाता है। तो ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया में 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप के बाद 5th स्टेप जो है वो ये है, द बिल इज़ ब्रॉट इनटू फोर्स। ये फिर जो है कार्यान्वित किया जाता है, वो जो कानून बन गया है फिर उसको लागू किया जाता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है वो उस पर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू दैट बिल या दैट लॉ, जो भी लॉ बनाया गया उसके रिलेटेड जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो बनाती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। कंसर्न मिनिस्ट्री ये सारी करती है और फिर उनको पार्लियामेंट में रखा जाता है कि इस बिल से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन है ये बनाए गए। तो इस तरह से कानून बनाए जाते हैं। पहले नीड ऑफ द लॉ महसूस की जाती है, फिर उसका बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, बिल के ड्राफ्ट के बाद फिर पार्लियामेंट में उसे प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ 3 रीडिंग्स के बाद फिर डिबेट, डिस्कशन और फिर उस बिल को मेजोरिटी से पास किया जाता है। फिर उसके बाद 4th स्टेप में प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, कंसेंट के लिए भेजा जाता है और प्रेसिडेंट अगर उस पर सिग्नेचर कर देता है तो वो बिल जो है एक्ट बन जाता है, फिर उसे नोटिफाइड किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कंसर्न मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है। तो ये है भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब इस कानून बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कौन कौन होते हैं, क्या लोग होते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट ही इंपॉर्टेंट है? तो द रोल ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न्स दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज। लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए इन कानूनों को बनाने में और उनसे रिलेटेड जो भी कंसर्न्स, डिफरेंट कंसर्न्स रहते हैं उनको सामने लाने में। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज ए क्रूशियल एलिमेंट। ठीक है, कानून बनाने की आवश्यकता से लेकर इसके बनने तक की पूरी प्रक्रिया में लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी, और पीपल अपनी वॉइस जो है, अपना मत है, अपनी राय जो है टीवी की रिपोर्ट्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर से, एडिटोरियल से, रेडियो से ब्रॉडकास्ट करके, लोकल मीटिंग्स करके जो है अपनी राय वो पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं और उनकी राय के द्वारा जो है कानून को बनाने में सहायता मिलती है। यानी लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका कानून बनाने की में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, कोई कानून बन जाता है, कभी कभी कोई कानून जो है अलोकप्रिय हो जाता है, अनपॉपुलर होता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है, विवादपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे लॉज का क्या होता है? तो समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हैंस लीगल। कभी कभी कोई भी जो है कानून है संविधान की दृष्टि से बहुत सही होता है, लीगल होता है, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल। और कभी कभी जो ये लीगली बनाया गया कानून भी क्या है, लोगों में लोकप्रिय नहीं हो पाता है और लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस कानून को बनाने के पीछे जो है इरादा जो है वो या तो अनफेयर है या लोगों के लिए नुकसानदायक है, लोगों के लिए वो कानून जो है नुकसानदायक रहता है। तो ऐसे में ऐसा कानून जो है अलोकप्रिय हो जाता है। हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज द लॉ, और ऐसे में वो लोग उस कानून को जो है आलोचना भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, उसके अगेंस्ट में पब्लिक मीटिंग्स भी कर सकते हैं, राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर, इसके खिलाफ अखबारों में भी लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स टू टीवी न्यूज़ चैनल्स एट्सेट्रा, मतलब टीवी न्यूज़ चैनल पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी कोई अनपॉपुलर लॉ है तो उसके अगेंस्ट में पब्लिक अपनी वॉइस को
रिप्रेजेंट कर सकती है। भारत में ऐसा नहीं है कि एक बार लॉ बन जाने के बाद उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसका भी क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है और उसमें जो भी कमियां रह जाती हैं उसको इस तरह से दूर किया जा सकता है। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे लॉज बने हैं जो पब्लिक में बहुत के किसी पर्टिकुलर ग्रुप को पसंद नहीं आ रहे हैं और ऐसे में वो उनका विरोध भी कर रहे हैं, जो आप टीवी चैनल न्यूज़पेपर्स पर देख सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर्स, भारत जैसे लोकतंत्र वाले देश में सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज। जो भी दबाव वाले प्रेशर वाले लॉज होते हैं उनके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील दैट अ रॉन्ग लॉ हैज़ बीन पास्ड, देन देयर इज प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंजेस। जब बहुत सारे लोग जो है किसी कानून के विरोध में आ जाते हैं, गलत कानून के विरोध में आ जाते हैं, तो ऐसे में पार्लियामेंट पर प्रेशर बनता है कि वो इस तरह के गलत कानूनों को परिवर्तित करें या उनको परिवर्तन के लिए एक तरह से प्रेशर डालते हैं। तो लोग जो है वो एक्टिव हो सकते हैं गलत लोगों को बनने से रोकने के लिए, और बन जाने के बाद भी उसमें वो परिवर्तन करा सकते हैं। तो पार्लियामेंट का रोल तो होता ही है मेकिंग ऑफ लॉज में, लेकिन पब्लिक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉ मेकिंग की प्रोसेस में। ठीक है, तो ये है भारत में लॉ बनाने की प्रक्रिया, और इसी में इस चैप्टर में जो है हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना और उसमें किस तरह से लॉ बनाने की प्रोसेस है। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा और इससे आपको पूरी तरह से लॉ मेकिंग की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ नाइस डे। गुड बाय टू ऑल।